हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में जो 23 मई, क्योंकि आज 23 मई है और जितनी भी आज की वीडियो में, आज की तारीख में जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी की सारी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थोड़ी सी बातें थी। अब देखिएगा, आज की जितनी भी वीडियो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी को बता रखा है कि ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप है। आप उनको डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा, ताकि आपको ये सारे के सारे पीडीएफ भी मिल सके। पीडीएफ के लिए इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहले प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति में किस भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो अब ये जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति है, इस समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना कि कौन से भारतीय ऐसे हैं जिनको इस समिति में शामिल किया गया। तो यहां से हम बात करेंगे, यहां से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा पी.आर. श्रीजेश जो हैं उन्हें अब इस समिति में शामिल किया गया है। तो यहां से इस प्रश्न का आंसर आपके सामने हुआ। लेकिन प्रश्न से, आंसर से मतलब नहीं है, हमें तो ये भी मतलब है कि 4 ऑप्शन है, केवल एक के बारे में पता चला, बाकी 3 ऑप्शन के बारे में क्या। तो बाकी 3 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि सौरव गांगुली जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं और वर्तमान में वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष भी कौन है? सौरव गांगुली है। दूसरी बात करते हैं कि ज्ञानेंद्र निगोम्बम कौन है? ज्ञानेंद्र निगोम्बम जो है वे भी अध्यक्ष हैं, लेकिन किसके अध्यक्ष हैं? वे है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। मतलब कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हुए सौरव गांगुली, ज्ञानेंद्र निगोम्बो जो है वे है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, और जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वे भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। यहां से भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के वे अध्यक्ष भी हैं। तो यहां से ये जानकारियां मिली आपको। उसके बाद में बात करते हैं इस प्रश्न की जानकारी। देखिएगा, जो पी.आर. श्रीजेश है वे भारतीय हॉकी टीम के किस पद पर है? गोलकीपर है, जिन्हें अब इस समिति में शामिल किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में कि वे अभी, ऐसा नहीं है कि 2021 में उन्हें इसमें शामिल किया गया, बल्कि ऐसा नहीं है, वे तो 2017 से ही, वर्ष 2017 से ही इस समिति के मेंबर है, लेकिन हर बार उनको रिन्यू करना पड़ता है। तो इस बार फिर से जो पी.आर. श्रीजेश है उनको इस समिति में शामिल होने का अवसर मिला है। तो अब वे, ध्यान रखिएगा, 2017 से इस समिति में है और उनके, देखिए, कुल 4 सदस्यों को शामिल किया गया। कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 4 सदस्यों को शामिल किया गया इस समिति में। तो पहले तो हो गए भारत के पी.आर. श्रीजेश, उसके बाद में दूसरे कौन है? 3 अन्य जो उनके साथ शामिल किए, क्योंकि कुल 4 है ना, तो 1 भारतीय और 3 अलग। तो सबसे पहले उसके अलावा है मार्लेना रायबच्चा कहां के हैं? वे है पोलैंड के। मोहम्मद मी जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और मैट स्वान जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो उन 4 को अब इसमें शामिल किया गया है, यानी कि कुल 4 सदस्य शामिल हुए, जिनमें भारत के पी.आर. श्रीजेश है। अब बात करते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करी गई है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिएगा, स्टीव हॉर्गन जो कि वास्तव में दक्षिण अफ्रीका के हैं। स्टीव हॉर्गन जो है वे इसके अध्यक्ष बने हैं, जो कहां के हैं? जो है साउथ दक्षिण अफ्रीका के हैं। और उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो उन्होंने डेविड कोलियर के स्थान पर अब जो दक्षिण अफ्रीका के हैं स्टीव हॉर्गन, वे अब इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी जानकारियां थी इस प्रश्न से। लेकिन थोड़ी जानकारियां और भी बाकी है। क्या कि हमने FIH के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में नहीं पढ़ा। तो इसके बारे में बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय है लुसाने। और लुसाने कहाँ है? लुसाने है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड लुसाने में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? पेरिस में। पेरिस कहां है? फ्रांस में है। तो ये बात आपने समझनी है। उसके बाद में इसके अगर हम सीईओ की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो थियरी वेल जो है वे इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न की सारी जानकारियां मैंने आपके सामने रख दी है। और पहले प्रश्न की जानकारियां समाप्ति के पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, जो आप इंटरनेट पे एक्सप्लोरर ब्राउजर है, बहुत से मोबाइल्स में, बहुत से लैपटॉप्स में होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ये ब्राउजर जो है इसको सेवानिवृत्त करने का, रिटायर करने का फैसला ले लिया है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, घोषणा तो कर दी गई, लेकिन ये रिटायर होगा कब? ये कब रिटायर होगा? या तो यहां से आप देखिएगा 2021, 2022, 2023 या 2024, कौन से वर्ष इसे रिटायर किया जाएगा? तो इसको जब रिटायर किया जाएगा, इसे रिटायर किया जाएगा 15 जून 2022 को, यानी कि अगले वर्ष इसे रिटायर करने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। अब क्या कारण रहा है या उसकी क्या, अगर एक ब्राउजर रिटायर होगा तो उसके स्थान पर क्या होगा, हमारे लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, उपभोक्ताओं के लिए नए नए क्या ऑप्शन रहेंगे, उन पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं कि ये 15 जून 2022 को तो रिटायर होगा। अब इसे लॉन्च कब किया गया था? 2022 में तो रिटायर होगा, लेकिन इसे कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। 1995 में इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसका स्थान कौन लेगा? इसका स्थान लेगा माइक्रोसॉफ्ट एज। अब जो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका स्थान कौन लेगा? इसका स्थान लेगा माइक्रोसॉफ्ट एज। और इससे, जो कि इससे भी, ये जो है इससे भी तेज है, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इससे भी स्पीड से काम करता है, इससे भी सुरक्षित है, तो वो इसका स्थान ले लेगा। और ये देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो अब इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान लेगा, उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है ये इनबिल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। पहली बात तो कि इनबिल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह कि इसके द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर आधारित आप वेबसाइट और एप्लीकेशंस तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तुरंत पहुंचने में सक्षम है। ये सारी खास बात है माइक्रोसॉफ्ट एज में। लेकिन थोड़ी जानकारियां तो और भी बाकी है। क्या जानकारियां बाकी है? अभी 3 चीजें बाकी है। सबसे पहले क्या कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिएगा, जो रिटायर हो रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर अब 2022 में रिटायर हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं, क्योंकि एज के बारे में तो हमने पढ़ ली। इसे वर्ष 2003 तक, 1995 में तो ये लॉन्च किया गया था, लेकिन 1995 से लेकर के 2003 तक 95% इसकी जो हिस्सेदारी थी या उपयोगिता थी, इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद में बात करते हैं कि 2004 में फायरफॉक्स लॉन्च हो गया और 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हो गया। तो 2008 में, अभी भी आप देखिएगा, मोबाइल जब आप लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में आप क्रोम ब्राउजर सर्च करते हैं। क्रोम ब्राउजर में जो सर्च करते हैं वो कब आया था? वो आया था 2008 में। तो ये 1995 में आया था, 2003 तक ये एकाधिकार के तौर पर था, मतलब 95% इसकी हिस्सेदारी होती थी इंटरनेट में। अब 2004 में फायरफॉक्स आ गया, 2008 में गूगल क्रोम आ गया, और इनके आने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो उपयोगिता थी वो कम हो गई, क्योंकि अब लोग जो थे वो फायरफॉक्स और गूगल क्रोम पर भी वे सर्च करने लगे थे। उसके बाद ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है ये इस वेब ब्राउजर का 11वां और अंतिम संस्करण है। 11वां और अंतिम संस्करण कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर 11। उसके बाद में बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट के ही तो है ये सारे जो एप्लीकेशन जो हमने पढ़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हुए, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम ब्राउजर हुए, या जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रिटायर हो रहा है, ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के तो हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के अगर मैं आपसे पूछूं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है,
तो सत्य नडेला, शायद कल परसों भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, सत्य नडेला है। उसके बाद में मुख्यालय कहां पे है? रेडमंड। रेडमंड कहां है? वाशिंगटन। वाशिंगटन कहां है? अमेरिका में है। और उसके बाद स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1975 में, 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये सारी जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां हैं जो कि प्रश्न नंबर 2 से आपके सामने आती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि टेक प्लेटफॉर्म हीरो वायर्ड, टेक प्लेटफॉर्म है हीरो वायर्ड, ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस कंपनी के द्वारा हीरो वायर्ड जो एक है लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिएगा यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है और 4 ऑप्शन यहां से आपके पास है, तो शायद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न में भी जब हीरो पूछा गया है और आंसर में भी जब हीरो है तो शायद यही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि हीरो मोटोकॉर्प ने ही अब इसे लॉन्च किया है। हीरो मोटोकॉर्प जो है उसी ने अब इसे लॉन्च किया है। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से आपको मिल जाती है। और यहां से इतनी जानकारियां नहीं, बल्कि हमें तो इस प्रश्न की भी जानकारियां चाहिए, हमें तो इस प्रश्न की भी जानकारियां चाहिए। तो देखिएगा इस प्रश्न की और जानकारियां की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले 4 ऑप्शन। टीवीएस के बारे में बात करें, टीवीएस की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, सीएमडी कह दीजिएगा तो वेणु श्रीनिवासन इसके सीएमडी कौन है? वेणु श्रीनिवासन। सी चेयरमैन, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सीएमडी दोनों को जोड़ करके कहा जाता है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक कौन है? वेणु श्रीनिवासन। ठीक है। उसके बाद आइएगा बजाज पे। अगर हम बजाज की बात करें तो कब हुई थी स्थापना? बजाज की स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945। 29 नवंबर 1945 को बजाज की स्थापना करी गई थी। उसके बाद देखिएगा चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? तो भाई साहब ये जो बजाज है ना, इस बजाज के जो चेयरमैन है उनका नाम है राहुल बजाज। राहुल बजाज उनका नाम है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की स्थापना 24 फरवरी 1981 में करी गई थी। 24 फरवरी 1981 में करी गई थी, जिसके जो वर्तमान में चेयरमैन है आरसी भार्गव। आरसी भार्गव जो है वे वर्तमान में मारुति सुजुकी के चेयरमैन। उसके बाद देखिएगा प्रश्न की जानकारी है कि जो टेक प्लेटफॉर्म है ये हीरो मोटोकॉर्प द्वारा स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है। और हीरो मोटोकॉर्प की ध्यान रखिएगा कि हीरो मोटोकॉर्प जो है वो भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी है। ठीक है। तो ये सारी जानकारियां थी जो आपके सामने आई है। उसके बाद में बात करता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो न्यू कमर्स है, जो नए जो है शिक्षार्थी है, उनको औद्योगिक क्षेत्र में, उन सभी नए शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करना। कि जो नए आप देखते होंगे कि जो औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाले बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको नई उपयोगिताओं के बारे में, नई रोजगार के बारे में जानकारियां देना, तैयार करना ही इसका उद्देश्य है। बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। तो इससे पहले कि हीरो मोटोकॉर्प पढ़े, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि हीरो मोटोकॉर्प जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी है। हीरो होंडा की जितनी कंपनियां हैं, जितनी बाइक्स हैं, वो सारी इसी के अंतर्गत आते हैं। पहले हीरो होंडा नाम था, लेकिन बाद में होंडा अलग कर दिया गया, जो कि आप होंडा की अलग बाइक्स देखते होंगे और हीरो की अलग बाइक्स देखते हैं। तो ये सारी बातें हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, यानी कि इसके सीएमडी कौन है? तो पंकज मुंजाल जो है वे हीरो मोटोकॉर्प के वर्तमान में सीएमडी है, यानी कि चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1984 में। 19 जनवरी 1984 में इसकी स्थापना, हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना जो थी वो करी गई थी। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि आपके सामने मैंने इस प्रश्न से रख दी है। और इस प्रश्न के बाद आपकी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 4। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 ये है कि भारत के कितने स्थलों को, भारत के कितने क्षेत्रों को, भारत के कितने स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में, यानी कि टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी सूची में शामिल किया गया है। तो कितने स्थल ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की टेम्परेरी
जो सूची है उसमें शामिल किया गया। कितने क्षेत्र ऐसे हैं भारत के, तो देखिएगा यहां से भारत के 6 स्थल ऐसे हैं, भारत के 6 स्थल ऐसे हैं जिनको अब अस्थायी सूची में शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में। उसके बाद देखिएगा बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये कि कुल सांस्कृतिक विरासत स्थल जोड़े गए हैं, कितने, 6 जोड़े गए हैं। उसके बाद में इसके साथ ही जो अस्थायी सूची में भारत के कुल स्थान कितने हो गए, इससे पहले तो 42 थे, इससे पहले 42 थे, 6 जोड़ दिए गए, तो वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं, वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं, 48 48 हो गए हैं वर्तमान में। बात करता हूं मैं आपसे कि 6 स्थल जो जोड़े गए हैं उन 6 स्थलों के नाम, तो सबसे पहला वाराणसी के गंगा घाट, वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उसके बाद में 4 नंबर पे महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, 5वें नंबर पे हायर बैंकल मेगाथिलिक साइट, और 6ठे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लम्हेटा घाट जो है वो आता है 6ठा नंबर। तो ये सारे हैं, ये 6 के 6 वे स्थल है जो कि अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी तौर पर भारत के नए 6 स्थल जोड़ दिए गए हैं, जिसके पश्चात भारत के कुल 48 स्थान हो जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। देखिएगा यूनेस्को के बारे में बात करते हैं, यूनेस्को की सबसे पहले पढ़ेंगे फुल फॉर्म के, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी हुई इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद में देखिएगा स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहां है, फ्रांस में। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं आंद्रे अजोले जो है वे इसके महानिदेशक हैं, वे इसके डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं इसके। समझ में आई बात, सारी जानकारी इस प्रश्न की मैंने आपके सामने रख दी है। और अगर यहां से सारी बातें समझ में आई तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर हो जाता है 5 तैयार। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, तो यह प्रश्न कहता है कि केरल में, अब आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों में भारत में अभी चुनाव हुए थे और 5 राज्यों में से केरल भी एक था। तो केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, केरल के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं केरल के, अभी देखिएगा यहां से आप लोगों के सामने जो सही रहेगा वो रहेगा पिनाराई विजयन, क्योंकि इससे पहले भी पिनाराई विजयन ही केरल के मुख्यमंत्री थे। और अगर हम बात करें बाकी चारों की, तो बाकी 4 भी वही है जो अभी नए चुनाव हुए थे। इसमें से सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं लिया है जिसका नाम है असम। असम के मैं आपसे पहले बता चुका हूं, असम के मुख्यमंत्री जो बने थे विश्व शर्मा, तो उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए हेमंता विश्व शर्मा उनका पूरा नाम है, तो वे तो असम के थे। अब बात करते हैं एम.के. स्टालिन। ये पांच वही राज्य हैं जिनमें अभी चुनाव हुए थे। उन्हीं 5 के मुख्यमंत्रियों के नाम आपको याद दिला रहा हूं। एम.के. स्टालिन कहां के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। एम. रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। और पिनाराई विजयन केरल के लगातार कौन सी बार बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपके सामने यहां से आती हैं। अब अगर इतनी समझ में आई तो आपके सामने सारी जानकारियां और समझ लीजिएगा। बात करते हैं कि पिनाराई विजयन की पार्टी कौन सी है, एलडीएफ जो है वो पिनाराई विजयन की पार्टी है। बात करता हूं आपसे कि शपथ समारोह कहां पर हुआ, तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी भी है, तिरुवनंतपुरम में केरल हुआ था। कहां पर, सेंट्रल स्टेडियम में ये समारोह हुआ। शपथ कौन दिलाता है, तो आपसे ये प्रश्न है कि राज्यपाल ना मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जो है उन्होंने ही पिनाराई विजयन को उनके गोपनीयता की या पद की शपथ भी दिलाई है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात करता हूं कि जो एलडीएफ जिसके प्रमुख है पिनाराई विजयन। अब एलडीएफ की विधानसभा चुनाव में
कुल विधानसभा सीटें कितनी है केरल में? 140। इसमें से 99 सीटें जो हैं, 99 सीटें जो है वो एलडीएफ जो कि पिनाराई विजयन की पार्टी है उसने जीते हैं। अब देखो एलडीएफ ने जीते, तो एलडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। दूसरी बात, स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी भी है, केरल की राजधानी भी है। ये देखिएगा आप आ गई आपके सामने। केरल में जिले कितने हैं? 14 है। केरल राज्य में जिले कितने हैं? 14 हैं। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि केरल की राजभाषा कौन सी है? केरल की राजभाषा है मलयालम। केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 140। उसके बाद में राज्यसभा की 9 और लोकसभा की कितनी? 20 सीटें हैं। तो इस प्रकार से पांचवें प्रश्न की जो हमारी जानकारियां थी वो सारी समाप्त हो जाती है। और जैसे ही पांचवें प्रश्न की जानकारियां समाप्त होती है, हमारे सामने आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न नहीं आता, बल्कि उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आता है आज का प्रश्न। तो आज 23 मई का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। लेकिन मैंने ये पूछा है कि वे पद्म भूषण से कब सम्मानित हुए थे? एक बात और समझ लीजिएगा कि उन्हें पेड़ मित्र, वृक्ष मित्र भी कहा जाता था। जो वृक्ष मित्र है, वृक्ष मित्र भी किसे कहा जाता था? ये सुंदरलाल बहुगुणा को ही कहा जाता है। चिपको आंदोलन, ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन जो था सुंदरलाल बहुगुणा ने ही शुरू किया था। सारी बातें तो मैंने बताई थी, आपने जवाब देना है कि उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, पूरी डिटेल के साथ में। तो ये जानकारी, ये प्रश्न है आपके लिए आज का प्रश्न आपके सामने आते ही मैंने प्रश्न पूछा था कल मैंने क्या प्रश्न पूछा था? कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन, और मैंने आपको याद भी दिलाया था कि वे किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल नहीं याद रखना है। क्यों? क्योंकि वे राजस्थान के तो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिएगा, रिया श्रीवास्तव ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार इनके जवाब आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि राज्य सरकार ने उनके निधन पर 1 दिन का राजकीय अवकाश, राजकीय शोक की घोषणा भी करी है। अवकाश तो अभी हालांकि लॉकडाउन है सब जगह, तो अवकाश तो अपने आप में ही है, लेकिन राजकीय शोक की घोषणा करी है। और 15 जनवरी 1932 को राजस्थान के भरतपुर में उनका जन्म हुआ था। और जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981 तकरीबन 13 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे। वे कहां के मुख्यमंत्री रहे थे? वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके साथ देखिएगा, बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया आपने, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज के प्रश्न का भी आप लोगों का दायित्व है कि आज के प्रश्न का भी आप लोगों ने इतने ही अच्छे तरीके से जवाब देना है। साथ साथ में एक काम और भी करना है कि अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़े, ताकि हम सभी मिलकर के ऐसे ही पढ़ सकें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे क्या आता है कि अनाथ बच्चों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह, अनाथ बच्चे जो होते हैं उन सभी के लिए 500 रुपए प्रतिमाह का देने का फैसला कौन से राज्य ने कर लिया? जो अनाथ बच्चे हैं उन सभी अनाथ बच्चों को 500 रुपए देने की घोषणा कौन से राज्य ने कर दी है? तो ये जो घोषणा करी है, देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से कौन सा राज्य ऐसा है जिसने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा करी गई है पंजाब राज्य के द्वारा, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक बात और समझ लीजिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश के कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
कि योगी आदित्यनाथ। उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके डेली की डेली जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी हल्का हल्का रिवीजन होता रहेगा। ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद देखिएगा, पंजाब सरकार द्वारा घोषणा करी गई, उसके साथ में ये कहा गया कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। साथ साथ में क्या दिया जाएगा? साथ में उनकी पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जो उनकी पढ़ाई का खर्चा है, वो निःशुल्क शिक्षा का खर्चा भी कौन उठाएगा? वो भी उठाएगी पंजाब सरकार। ये बात समझनी है। और ये योजना कब से लागू हुई है? ये योजना लागू हुई है 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से। अब ये केवल अनाथ बच्चों पर लागू नहीं होती है, बल्कि एक लोग और ऐसे लोगों पर भी ये लागू होती है जिन परिवारों ने, ऐसे परिवारों पर लागू होते हैं कि जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले व्यक्ति जो हैं वो उनको कोरोना वायरस के कारण खो दिया है। उन सभी लोगों पर, उन सभी परिवारों पर ये योजना जो है ये लागू होती है। तो इसके बाद में यहां से हम पढ़ेंगे, क्योंकि पंजाब राज्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, ये हमने पढ़ लिया। वीपी सिंह बदनौर, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब देखिएगा इसकी 2-3 योजनाएं देख लीजिएगा। पंजाब सरकार, ये अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब में इससे पहले शहरी आवास योजना शुरू करी गई थी कि शहर के जो लोग हैं उनको आवास दिए जाए, उनको रहने के घर प्रदान करने के लिए योजना शुरू करी गई थी। उसके बाद में भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या ऐसे सेहत से संबंधित जो बीमा योजना शुरू करी गई थी इससे पहले पंजाब में। उससे पहले ई लेबर पोर्टल शुरू किया था कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, जो लेबर है उनको पोर्टल मिल जाएगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिएगा। साथ साथ में जमीन के लिए फर्द जमाबंदी ऑनलाइन योजना जो है ये भी पंजाब राज्य ने ही शुरू करी। तो ये पंजाब की कुछ योजनाएं थी। उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 ये है कि 2022 फीफा अंडर 17 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी जो है ये कौन से देश द्वारा करी जाए? महिला विश्व कप की मेजबानी जो है वो कौन से देश द्वारा करी जाए? देश की बात कर रहा हूं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि कौन से राज्य द्वारा ये घोषणा, ये जो मेजबानी करी जाएगी। तो ये मेजबानी जो है ये भारत देश के द्वारा, भारत देश की बात हो रही है, भारत देश के द्वारा इसकी जो मेजबानी है वो करी जाएगी। तो ये सारी जानकारी आपके सामने आई, अब मैं बात करता हूं कि ये जो 3 मैंने लिखे हैं यहां से भी कोई ना कोई जानकारियां तो निकल के आएगी। तो देखिएगा सबसे पहले हमने लिखा फ्रांस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो कहां होंगे? फ्रांस में। अमेरिका में क्या होंगे? 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में वो होंगे। कहां पर? अमेरिका में। चीन में क्या होंगे? 2022 में जो एशियाई खेल होने वाले हैं कहां पर आयोजित किए जाएंगे? चीन में आयोजित किए जाएंगे। तो ये जानकारी आपको 3 आगामी खेल प्रतियोगिताएं और जानने को मिली। इसके अलावा अब देखिएगा प्रश्न पे, मेजबानी कौन करेगा? ये जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जो है इसकी मेजबानी करेगा। साथ साथ में आयोजन कब से कब तक होगा? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन होगा, यानी कि अगले वर्ष होगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में। मुख्यालय कहां पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और जियानी इन्फेंटिनो जो है वे फीफा के वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। तो ये सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो मैं आपके सामने ले आया हूं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर, हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 8 जो है ये अगला खेल से संबंधित प्रश्न है कि 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल खेलों की सह मेजबानी नहीं करने का फैसला किस देश ने लिया है? कौन सा ऐसा देश है जिसने ये कहा कि भाई 2021 में जो कोपा अमेरिका फुटबॉल खेल होंगे इनकी मेजबानी जो है वो हम नहीं कर सकते? तो ऐसा देश कौन सा है? देखिएगा
ऐसा देश कौन सा है? ऐसा देश है कोलंबिया। कोलंबिया ने अब ये मेजबानी करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेजबानी करने से मना करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना वायरस का वहां प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया। 3 मिलियन लोग जो हैं वे कोलंबिया में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो ये जानकारियां थी। अब मैं बात करता हूं, देखिए और इंपॉर्टेंट जानकारियां। चीन 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे बीजिंग में। इटली 2026 के शीतकालीन खेल होंगे ओलंपिक के। और भारत में 2022 के ओलंपिक ना राष्ट्रमंडल तीरंदाजी चैंपियनशिप जो होंगी वो भारत में होंगी। तो हमने आज 8 आगामी खेल प्रतियोगिताओं के ऊपर भी चर्चा कर ली है। उसके बाद देखिएगा 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल खेलों की मेजबानी का फैसला नहीं करने का फैसला किसने लिया? कोलंबिया ने। लेकिन इसका आयोजन कहां होना था? इसका आयोजन अर्जेंटीना और कोलंबिया में होना था। अर्जेंटीना के साथ साथ कोलंबिया भी दोनों संयुक्त रूप से कर रहे थे। बात कर लेते हैं आयोजन कब होना था। 13 जून से 10 जुलाई 2021। 13 जून से अगले महीने 13 जून से 10 जुलाई तक इसका आयोजन होना था। और क्यों कर दिया रद्द? क्योंकि कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केस हो गए हैं। कोरोना वायरस की लहर थमने का नाम नहीं ले रही हो। ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ब्लैक फंगस आ गया, उसके साथ साथ व्हाइट फंगस आ गया। आज ही आपको व्हाइट फंगस की वीडियो भी मिल जाएगी, वो भी आपने देखनी है। हमने कोरोना वायरस की वीडियो बनाई थी, ब्लैक फंगस की बनाई, अब व्हाइट फंगस की जो वीडियो है वो भी आपको आज ही मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिएगा कि हरियाणा में क्षेत्र है गुरुग्राम, जिसका पहले नाम था गुड़गांव। अब ये जो गुरुग्राम है इसमें 50 बेड की कोविड-19 चिकित्सा सुविधा स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित करी गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। किसके द्वारा ये जो 50 बेड की जो चिकित्सा सेवा सुविधा है किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है, तो यहां से हम बताएंगे वही जो है उसके द्वारा ये घोषणा करी गई है। अब मैं आपसे और पूछता हूं, अभी तो हमारे पास प्रश्न 4 और आ गए हैं। क्या कि वीवो स्थापना कब हुई? 2009 में। सीईओ कौन है? शेन वाई। उसके बाद में नोकिया स्थापना कब हुई? 12 मई 1865। अध्यक्ष कौन है? शेरी बल्डोफ जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। सैमसंग स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1938। अध्यक्ष कौन है? ली जाई योंग जो है वे वर्तमान में सैमसंग के सीईओ है, अध्यक्ष है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न के बारे में कि टेलीकॉम कंपनी हुआवेई इंडिया ने इसकी घोषणा करी है। जो 50 बेड का जो बनवाया गया है हॉस्पिटल, इसकी शुरुआत जो है हुआवेई ने करी है। उसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1987। 15 सितंबर 1987 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? शेंजेन चाइना में। बीजिंग तो चाइना की राजधानी है। उसके बाद में सीईओ कौन है? रेन झेनफाई जो है वे इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि सच कहूं तो। एक पुस्तक है जिसका टाइटल है सच कहूं तो। ये किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है कि सच कहूं तो ये किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिनमें से नीना गुप्ता की ये आत्मकथा है। और केवल यही नहीं, 3 पुस्तकें, 3 आत्मकथा और पढ़िएगा। आई एम नॉट मसीहा, सोनू सूद। आई एम नॉट मसीहा जब कोरोना वायरस के बाद ना कोरोना वायरस के दौरान उनके किए हुए मदद को, सहायता के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी थी कि आई एम नो मसीहा, मैं कोई मसीहा भगवान नहीं हूं, बस मदद करने वाला हूं। उसके बाद अनुपम खेर, लेसन्स लाइफ टोट मी अननोविंगली। ये किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर, अभिनेता की। ऋषि कपूर की आत्मकथा कौन सी है? खुल्लम खुल्ला जो है वो ऋषि कपूर की आत्मकथा है। तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारियां जो है वो हमने पढ़ ली है कि नीना गुप्ता पुरानी अभिनेत्री भी है, साथ साथ में निर्देशक भी रह चुके हैं, तो उनकी ये आत्मकथा थी।
तो ये हमारे आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। हमारे आज के 10 प्रश्न समाप्त होने के बाद आपका भी दायित्व है कि कम से कम आप दोस्तों को शेयर करें, हमारे साथ जोड़ें। साथ साथ में क्या करना है कि इस वीडियो का पीडीएफ को मैं आप सभी से बार बार बताता रहता हूं कि सबके पीडीएफ को आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।